Good morning, students. In this part of the NMR spectroscopy, we will discuss about the number, position of signals, spin-spin coupling, coupling constant, and the integration process which is involved in the NMR spectroscopy. So first of all, we will see about the number of the signal. हम ये कैसे देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जब हम उसका एनएमआर स्पेक्ट्रा स्टडी करते हैं तो उसमें कितने सिग्नल आएंगे। तो जो नंबर ऑफ सिग्नल होते हैं वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ सेट ऑफ केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कि उसके अंदर होमोटॉपिक प्रोटॉन्स कितने हैं, एक जैसे प्रोटॉन कैसे कितने हैं, वो प्रोटॉन जिनका केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसा है वो कितने हैं। तो उसी बेसिस के ऊपर हम बता पाएंगे कि नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने होंगे। फिर ये पता लगाने के लिए कि जो आपके इक्विवेलेंस प्रोटॉन हैं वो कितने हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, उसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी कंपाउंड हमारे पास होता है हम क्या करके देख सकते हैं कि उसमें जो भी H है उसको रिप्लेस करेंगे। हम उसके अंदर जितने भी डिफरेंट H हैं, जितने प्रोटॉन्स जिनको हम बोल रहे हैं, उनको हम X एटम से रिप्लेस करेंगे और H एटम से X एटम से रिप्लेस करने के बाद अगर हमें सेम कंपाउंड मिलता है आगे तो वो हमारा केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन होगा। अगर उस किसी H को रिप्लेस कर दे हम और H को रिप्लेस करने के बाद हमें कोई नया कंपाउंड मिलता है, दूसरे H को रिप्लेस करने से कोई तीसरा नया कंपाउंड मिलता है, इट मीन्स वो जो डिफरेंट H एटम है उनका केमिकल इन्वायरमेंट सेम नहीं है, वो जो केमिकल इन्वायरमेंट है उनका वो डिफरेंट है, तो केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हो जाएंगे। तो इफ द प्रोटॉन्स आर केमिकली इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स को आप होमोटॉपिक प्रोटॉन्स भी कह देते हैं, तो सेम प्रोडक्ट will be formed regardless of which proton is replaced. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें जिसमें क्या है, बोलो ये आपके आपके कार्बन एटम चेन है 1 2 3 4, तो ब्यूटीन हो गया डबल बॉन्ड की वजह से, 2 और 3 पे मिथाइल है तो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटीन। इसके अंदर जो चारों के चारों जो मिथाइल हैं इनके ऊपर जो प्रोटॉन्स लगे हुए हैं वो इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी एक H को हटा दें, रिप्लेस एनी ऑफ दी H, किसी भी H को हटा दें तो आपका एक कोई प्रोडक्ट बन जाता है। मान लीजिए हम किसी H को हटाते हैं और फिर हमारा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने क्या किया, ध्यान से देखें आप, मान लीजिए हमने ये बना दिया हमारा प्रोडक्ट, एक H को हटाया और वहां पे मान लीजिए हमने Cl लगा दिया, ये प्रोडक्ट नंबर मान लीजिए कोई 1 है। अब हमने क्या किया, ध्यान से देखते जाना आप, CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3, हमने अब की बार क्या किया, ऊपर वाला नहीं, हमने नीचे वाला जो H था वो हटा के हमने Cl लगा दिया, प्रोडक्ट नंबर 2 बन गया। हम और बना के दिखाते हैं, देखो प्रोडक्ट कि मान लीजिए अब की बार हमने लेफ्ट साइड वाला H हटा दिया, देखो यहाँ से, यहाँ पे हमने Cl लगा दिया, देखो इस टाइप से। आप ध्यान से देखिए क्या हमारे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो आपके डिफरेंट है? नो, प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 2, प्रोडक्ट नंबर 3 ऑल आर सेम, सेम प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। आप किसी भी H को रिप्लेस करें, जो आपके 4 CH3 आपको दिख रहे हैं, इन 4 में से किसी भी CH3 को जब आप किसी भी CH3 का जब आप H रिप्लेस करते हैं किसी X एटम के द्वारा, जिसको हमने यहाँ पे Cl ले लिया, तो आपने क्या देखा, हर केस के अंदर ही आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका क्या रहा, वो आपका बिल्कुल सेम रहा, वो अलग अलग नहीं है। इट मीन्स ऑल द CH3 प्रोटॉन्स आर इक्विवेलेंट। इसका मतलब ये जो CH3 चारों इक्विवेलेंट हैं, सभी एक ही सिग्नल देंगे। 1 2 3 4 चारों के चारों प्रोडक्ट हमने बना के देखे, चारों के चारों CH3 के ऊपर से हमने H हटा के कोई X ग्रुप लगा के देखा यहाँ पे Cl की फॉर्म में, और हमने ये देखा कि ऑल द 4 प्रोडक्ट आर सेम। तो वही हमने ऊपर लिखा था, इफ द प्रोटॉन्स आर केमिकली इक्विवेलेंट, तो वो कब होंगे, देन द सेम प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड रिगार्डलेस कि विच प्रोटॉन इज रिप्लेस्ड, कि कौन से प्रोटॉन को हम रिप्लेस कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा इस चीज के बारे में कि ये पता लगाना कि हम इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स का किस तरह से पता लगाते हैं, उनको किस तरह से हम देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा, देखो इफ प्रोटॉन्स आर केमिकली नॉन इक्विवेलेंट, अगर प्रोटॉन नॉन इक्विवेलेंट होंगे तो क्या होगा, तो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जैसे हमने ये कंपाउंड ले लिया, अगर हम इसके अंदर देखो, ध्यान से देखो, हमने वही नंबरिंग की 1 2 3 4, 2 के ऊपर मिथाइल है तो 2 मिथाइल ब्यूटीन है। अगर हम इसमें रिप्लेसमेंट करते हैं, देखो ध्यान से अब देखना, अगर मैंने क्या किया कि यहाँ इस H कार्बन के ऊपर से एक H हटाया और ये हमारा प्रोडक्ट मान लीजिए बन गया,
ये स्ट्रक्चर नंबर 1 है। अगर हमने नंबर 1 वाले CH3 का H हटाते हैं तो मान लीजिए नंबर 4 वाले का हटाते हैं हम, तो देखो ये CH3 है, यहाँ पे ये भी CH3 है और यहाँ पे आपका H है, प्रोडक्ट नंबर 2 बन गया। आप ध्यान से देखें, क्या प्रोडक्ट नंबर 1 और प्रोडक्ट नंबर 2 आपके सेम है? नो, ये सेम नहीं है, दीज आर डिफरेंट वन, ये दोनों अलग हैं। इसका मतलब जो ये नंबर 1 वाला जो CH3 है इसके प्रोटॉन और 4 नंबर वाला जो CH3 इसके प्रोटॉन, दे आर नॉट इक्विवेलेंट, दे आर केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। तो वही हमने कहा था, if the protons are chemically non-equivalent, then the different product will be formed regardless of which proton is replaced. इस CH3 का कोई भी एक H हटा दो, इसके ऊपर जो 3 है, इस CH3 का कोई भी हटा दो, प्रोडक्ट अगर हमें अलग मिल रहे हैं तो वो केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कहलाते हैं। तो ये था अबाउट नंबर ऑफ सिग्नल्स के बारे में जो हम देख रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि जो नंबर ऑफ जो सिग्नल आते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, वो हम किस टाइप से देखते हैं। तो जो नंबर ऑफ जो सिग्नल आते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, उसके देखने का तरीका क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं वो देखो कितने किस कंपाउंड में कितने कितने आएंगे। तो अब देखें, मान लीजिए हमारे पास ये हमारा कोई कंपाउंड है, हमने ये ले लिया CH3CH2Cl क्लोरोइथेन। तो इसके अंदर क्या हमारे सारे के सारे प्रोटॉन एक जैसे? नो, ऑल द प्रोटॉन्स आर नॉट सेम, दे आर नॉट इक्विवेलेंट। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ग्रुप लगा हुआ है हमारा Cl, जिसका माइनस आई इफेक्ट है, वो क्या करेगा? माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा। CH2 के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, CH3 वाले प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज्यादा रहेगी, क्योंकि जो माइनस आई इफेक्ट वाला Cl ग्रुप है CH2 के नजदीक लगा हुआ है। तो इट मींस इनका केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसा नहीं है। यहाँ पे दो तरह के प्रोटॉन है, इसलिए हमें दो सिग्नल मिलेंगे। तो जो आपका क्लोरोइथेन है, इट विल गिव द टू सिग्नल, ए और बी। और ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसका सिग्नल नजदीक आएगा। आप ये पढ़ चुके हैं, जो TMS होता है इसके मोस्ट शील्डेड प्रोटॉन्स होते हैं। जो TMS होता है इसके प्रोटॉन्स बोलो कैसे होते हैं? इस TMS के अंदर दे हैव द मोस्ट शील्डेड प्रोटॉन। और जो मोस्ट शील्डेड प्रोटॉन्स होते हैं उनका जो डेल्टा जो वैल्यू होती है वो आपकी कितनी मानी गई है बोलो TMS के लिए? वो हमने 0 मान ली है। यहाँ पे डेल्टा वैल्यू देखो 0 है यहाँ पे। अब जो शील्डेड प्रोटॉन होंगे उनका सिग्नल TMS के नजदीक आएगा। तो इन दोनों में ज्यादा शील्डेड प्रोटॉन कौन है? CH3 CH2 के अंदर वो CH3 के प्रोटॉन, CH2 का ए का जो सिग्नल आया वो TMS के नजदीक होगा, बी का थोड़ी दूर होगा। नहीं, डेल्टा वैल्यू किसकी कम किसकी ज्यादा? ज्यादा शील्डेड प्रोटॉन की डेल्टा वैल्यू कम होती है, क्योंकि TMS मोस्ट शील्डेड प्रोटॉन है, इसकी डेल्टा वैल्यू 0 ही हो गई। अब इन दोनों में देखें, मोस्ट शील्डेड प्रोटॉन कौन है? CH2 और CH3 वाला। CH2 वाला जो प्रोटॉन है ज्यादा शील्डेड है, देखो ये आ गया। और CH2 वाला जो प्रोटॉन है वो कम शील्डेड है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर दिया था टू ए लार्ज एक्सटेंट आपके माइनस आई इफेक्ट Cl ग्रुप ने। तो ये आपका बी का प्रोटॉन हो गया। जो हाइट है वो इंटेंसिटी को शो करती है। CH2 के अंदर 2 H हैं तो इसलिए हाइट छोटी है बी वाले प्रोटॉन की। CH3 में 3 H है तो इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा है। तो ये इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कौन हो गए? होमोटोपिक प्रोटॉन्स कौन है? व्हिच गिव्स द सेम सिग्नल। जैसे CH3 इसके अंदर दोनों के दोनों जो आपके CH3 ग्रुप है इनके ऊपर जो 6 प्रोटॉन है, 6 के 6 प्रोटॉन का केमिकल इन्वायरमेंट क्या है? बिल्कुल सेम है, दे विल गिव द वन सिग्नल। मिथॉक्सी मीथेन में देखें, O के दोनों साइड में CH3 है, आपका सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो 6 के 6 प्रोटॉन का सिग्नल आपकी केमिकल इन्वायरमेंट क्या है? बिल्कुल सेम है, सभी इक्वली शील्डेड है या डीशील्डेड है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर से CH3 के चारों तरफ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा टू द सेम एक्सटेंट ऑन बोथ द CH3 ग्रुप। तो दोनों इक्वली डीशील्डेड हो जाएंगे, तो एक ही पॉइंट के ऊपर दोनों का सिग्नल आएगा, तो दे विल गिव द वन सिग्नल। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे आपका ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम है आपका, ये लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन हमें चूज करनी होती तो हम इधर से करेंगे। तो ये आपका इथेन बन गया देखो, और ये आपका ग्रुप बन गया मिथऑक्सी, तो इथर है ये आपका, तो मिथॉक्सी इथेन इसका नाम हो गया। तो इसमें आप देखें कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है ज्यादा है, या सभी प्रोटॉन एक जैसे हैं अलग हैं। तो आप देखें ऑक्सीजन के बिल्कुल जो डायरेक्टली अटैच ये कार्बन है, जो देखो जो हमने CH3 दिखा रखा है, इसका केमिकल इन्वायरमेंट अलग होगा। इधर जो कार्बन अटैच है उसका अलग होगा, क्योंकि उस कार्बन से फर्दर भी आगे CH3 ग्रुप अटैच है। तो आपके यहाँ पे 3 तरह के प्रोटॉन्स हो गए, प्रोटॉन A, प्रोटॉन B, प्रोटॉन C। सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके ऊपर है? सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी CH3 वाले प्रोटॉन के ऊपर, क्योंकि इन जो प्रोटॉन है जो CH3 वाले, इनके चारों तरफ की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑक्सीजन ने आपकी डिक्रीज कर दी है।
CH2 वालों के ऊपर से भी आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर दी है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल डिक्रीज कर दी है, लेकिन साथ के साथ जो CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ये जो आपका, इसने क्या किया, अपने प्लस आई इफेक्ट के से साथ के साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे भी दी है CH2 की तरफ। तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छीन ली है आपके माइनस आई इफेक्ट के द्वारा, लेकिन CH3 ने दे दी है। इट मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज तो हो गई, लेकिन कुछ इसको मिल भी गई। इसलिए मोस्ट जो डीशील्डेड प्रोटॉन है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है, वो कौन, वो आपका ये CH3 वाला, जिसके ऊपर हमने C लिख रखा है। C टाइप के प्रोटॉन ये मोस्ट डीशील्डेड होंगे, इनके ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है इनके चारों तरफ। उसके बाद कौन, उसके बाद O से डायरेक्टली अटैच जो CH2 वाला है, जिसको A नाम दिया हमने प्रोटॉन्स का, उसके बाद कौन, वो B वाला हो गया। तो इस टाइप से 3 तरह के आपके प्रोटॉन है इसमें, और तीनों की हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी देखी, आपको बताई कि किस वजह से किस प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और कहाँ पे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके बी टाइप के प्रोटॉन है, जो मोस्ट लेफ्ट साइड में हमने CH3 लिख रखा है, और जो मोस्ट राइट साइड में हमने लिख रखा है आपके, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है। इसलिए आप ध्यान से देख भी सकते हैं सिग्नल, कि जो सिग्नल है हमारा, बोलो किसका कहाँ कहाँ पे आया है। इसका जो सिग्नल है यहाँ पे आपको जो दिख रहा है कि सी का सिग्नल, बोलो कहाँ पे आया है, ये इसकी डेल्टा वैल्यू सबसे कम हो, सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि जो मोस्ट सबसे ज्यादा डीशील्डिंग किसकी हुई है, C प्रोटॉन की। तो जो सबसे ज्यादा डीशील्डेड प्रोटॉन होता है, उसकी डेल्टा वैल्यू क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। एंड सो ऑन, इस टाइप से आप यहाँ पे तीनों सिग्नल देख सकते हैं कि ABC तीनों सिग्नल कहाँ कहाँ पे आए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विवेलेंट और द होमोटॉपिक प्रोटॉन इन द साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन में हम कैसे चेकआउट करेंगे कि प्रोटॉन्स, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी ये ट्रायंगल टाइप की स्ट्रक्चर बना दी जो साइक्लोप्रोपेन है हमारे पास। उसके बाद हम इसके अंदर प्रोटॉन्स दिखाते हैं। दीज 3H आर प्रेजेंट अबव द प्लेन एंड द 3 अदर H आर प्रेजेंट बिलो द प्लेन, और सभी H का जो केमिकल इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल एक ही जैसा है। तो इसलिए दे विल गिव द वन सिग्नल, ऑल प्रोटॉन आर इक्विवेलेंट, दे विल गिव द वन सिग्नल। हम आगे देखते हैं 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन के अंदर। इसके अंदर आपके देखो 3 जो 2H अबव द प्लेन है, एक CH3 अबव द प्लेन है, उसके बाद 3H और लगाए हमने, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 तो होती है। तो दीज 3H आर प्रेजेंट बिलो द प्लेन। अब हम इनका केमिकल इन्वायरमेंट देखेंगे। हमने अलग अलग देखो यहाँ पे लिख भी दिया है। देखो जो सॉलिड लाइन से दिखा रखे हैं वो अबव द प्लेन है। देखो CH3 तो अपने आप में ही एक अलग प्रोटॉन हो चुका है। उसके बाद जो H है उनका अलग अलग क्यों है, क्योंकि देखो ये कार्बन जिसके ऊपर CH3 लगा हुआ है, वो कार्बन जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, CH3, उसके ऊपर एक H है। ऐसा कोई भी और कार्बन नहीं जिसके ऊपर H भी हो और CH3 हो, तो ये अपने आप में एक अलग ही प्रोटॉन है। इसका केमिकल इन्वायरमेंट अलग हो गया, जिसको हमने HC का नाम दे दिया गया। उसके बाद अब ये जो दो दूसरे कार्बन हैं जिनके ऊपर हमने पिंक और ब्लू कलर से H दिखा रखे हैं, ये दोनों डिफरेंट क्यों हैं, HA और HB अलग अलग क्यों हो गए, क्योंकि इनका केमिकल इन्वायरमेंट अलग है। क्यों, जो अबोधी प्लेन है जो पिंक कलर में हमने HA दिखा रखा है, इसके आप देखें बड़े ध्यान से, इसके ऊपर की साइड में बोलो कौन है, देखो इसका केमिकल इन्वायरमेंट कौन है, बोलो इधर कौन लगा हुआ है, इसके CH3 है जिसकी इसके साथ इंटरेक्शन होगी, और इसके खुद के ऊपर कौन लगा हुआ है, बोलो H। तो एक साइड में इसके CH3 है और एक साइड में इसके बोलो कौन है, H है। जबकि HB को देखो, इसके एक साइड में बोलो कौन है, यहाँ पे H है, केमिकल इन्वायरमेंट जो है H है, और इसी के ऊपर कौन लगा हुआ है, दूसरा H है। तो HB का जो केमिकल इन्वायरमेंट है, जो इसके एडजेसेंट है, जो इसको इफेक्ट कर रहे हैं, वो कौन है, दोनों साइड में ये H। एक साइड में HB को HB इफेक्ट कर रहा है, दूसरी साइड में HA। जबकि HA है उसको इफेक्ट कौन कर रहा था, उसका केमिकल इन्वायरमेंट क्या है, उसके एक साइड में CH3 है और दूसरी साइड में उसी कार्बन पे कौन लगा हुआ है, HB। इसलिए जो सेम कार्बन एटम के ऊपर, सेम ही कार्बन एटम के ऊपर जो दो H है, सेम कार्बन एटम के ऊपर है, इवन देन देयर केमिकल इन्वायरमेंट इज डिफरेंट। इसलिए ये अपना अलग अलग सिग्नल दिखाएंगे, लेकिन ये आपस में एक जैसे हैं। ये HA तो इधर भी HA है, क्योंकि इनका केमिकल इन्वायरमेंट हमने देखा कि एक जैसा है। इधर HA है तो इसके भी क्यों रखा गया, एक साइड में CH3 एक साइड में H है, इसको भी HA क्यों कहा गया, इसके भी एक साइड में बोलो कौन है, यहाँ पे CH3 है और एक इस पे कौन लगा हुआ है, H है। तो ये आपके टोटल कितने सिग्नल आ गए, इसमें 4 सिग्नल आ गए, 4 टाइप ऑफ प्रोटॉन्स हैं इसके अंदर। अब हम देखेंगे केमिकल, इसके अंदर जो ये डबल बॉन्ड आ गया है यहाँ पे, आप इसके अंदर क्या देख पा रहे हैं कि डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी यहाँ पे कि ये जो एक CH3 है, जिसको देखो, ये देखो एक तो He हो गया जिसको हमने HA का नाम दे दिया, दूसरा कौन है बोलो यहाँ पे CH3 है, और जो ये CH3 इसको हमने एक अलग नाम दे रखा है, इसके अलग टाइप के सिग्नल। लेकिन जो तीनों के तीनों जो CH3 हैं उन सभी के प्रोटॉन एक जैसे हैं या नहीं, अब हमें वो देखना है। तो जो CH3 है जिसको हमने ग्रीन कलर से देखो यहाँ पे ये दिखा रखा है, इसके देखो
सिस कपलिंग देखो, सिस का मतलब इसके सेम साइड में, इसके सेम साइड में बोलो कौन है यहाँ पे, CH3 ही है। ठीक हो गया, इसे कहते हैं सिस कपलिंग क्योंकि सेम साइड में। इसके बिल्कुल ट्रांसपोजिशन की फिर बोलो कौन है यहाँ पे CH3 है, तो ये कहते हैं ट्रांस कपलिंग। तो जो ट्रांस कपलिंग होती है दैट इज द स्ट्रॉन्गर कपलिंग एज कंपेयर टू द सिस कपलिंग, क्योंकि ये बिल्कुल एक दूसरे के आपके ओपोजिट हैं, एक ही लाइन के ऊपर हैं, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग कपलिंग दिखाएंगे आपके। तो जो CH3 है, इस CH3 के साथ जो इसके ट्रांसपोजिशन के ऊपर इसके साथ ट्रांस कपलिंग दिखा रहा है, और ऊपर वाले के साथ क्या दिखा रहा है बोलो, सिस कपलिंग दिखा रहा है। तो इसलिए डी का प्रोटॉन अपने आप में अलग है। यहाँ पे जो CH3 है देखो ये क्या दिखा रहा है, ये इसके सिस पोजीशन के ऊपर तो देखो सिस कपलिंग हो गई इसके साथ, लेकिन ट्रांस पोजीशन के ऊपर कौन है यहाँ पे, CH3 नहीं है, ये HA है यहाँ पे। तो इसलिए जो ये CH3 जिसको C प्रोटॉन कहा, ये D वाले से अलग है, क्योंकि D वाले के ट्रांस पोजीशन पे कौन था बोलो, CH3 ही था जिसके साथ इंटरेक्ट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे इसके ट्रांस पोजीशन के ऊपर बोलो कौन है आपका, H है जिसके साथ ये इंटरेक्ट कर रहा है। अब इधर देखें, तो इसलिए C नाम, इसका नाम B क्यों रखा गया है, B अलग क्यों, क्योंकि ये जिसके साथ सिस कपलिंग दिखा रहा है वो HA है। जो C वाला जिसके साथ सिस कपलिंग दिखा रहा था वो कौन था बोलो, CH3 था। तो सिस कपलिंग किसके साथ दिखाता है बोलो, HA के साथ। ठीक है ना, ये इधर हो गई। और सेम इसी कार्बन के ऊपर कौन प्रेजेंट है बोलो, CH3, उसके साथ इंटरेक्शन। तो यहाँ पे आपके चार तरह के सिग्नल हो गए, चार तरह के आपके प्रोटॉन्स हो गए। नेक्स्ट देखें, सिस ब्यूट टू इन के अंदर, इसके अंदर दो ही टाइप के सिग्नल आएंगे, एक तो CH3 की वजह से आएंगे और एक H की वजह से आएंगे, क्योंकि दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट, दोनों CH3 का केमिकल एनवायरनमेंट बिल्कुल एक जैसा है। देखो यहाँ से सिस कपलिंग CH3 के साथ, ये भी सिस कपलिंग CH3 के साथ दिखा रहे हैं, ट्रांस कपलिंग ये H के साथ, ये भी ट्रांस कपलिंग H के साथ दिखा रहे हैं, और HA दोनों एक जैसे हो गए। तो दो CH3 की वजह से एक सिग्नल, दोनों HA की वजह से एक सिग्नल, तो दो सिग्नल यहाँ पे आ जाएंगे। अब हम देखते हैं ट्रांसब्यूटीन के अंदर, ट्रांसब्यूटीन के अंदर भी देखेंगे तो जो दोनों CH3 हैं, इस CH3 के देखो बिल्कुल साथ में तो कौन लगा हुआ है, H, और ट्रांसपोजिशन पे CH3, दूसरे के हिसाब से भी ट्रांसपोजिशन पे CH3, इसलिए दोनों CH3 की वजह से एक ही सिग्नल आएगा, और दोनों H की वजह से एक सिग्नल आएगा, जो कार्बन पे डाइक्ली अटैच H है। तो दो सिग्नल हमें यहाँ पे मिलेंगे। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर कितने सिग्नल हमें मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जो इक्विवेलेंट जो प्रोटॉन्स हैं वो आपके सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अंदर अगर हम देखना चाहेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम सारे बॉन्ड ड्रा करते हैं जो रिंग से अटैच होते हैं। देखो बेंजीन रिंग के ऊपर जितने भी H अटैच थे हमने सभी को ड्रा कर दिया, सभी का केमिकल इन्वायरमेंट देखा, सभी का केमिकल इन्वायरमेंट क्या मिला आपको, बिल्कुल सेम। तो बेंजीन के अंदर सभी प्रोटॉन बिल्कुल एक जैसे होते हैं, सभी का केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसा होता है। ऑल द 6 H एटम, 6 प्रोटॉन गिव द सिग्नल एट द सेम पोजीशन, सभी की डेल्टा वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल सेम, और वो वैल्यू फिक्स होती है, आपने पहले भी याद की थी। वो डेल्टा वैल्यू होती है 7.27 ppm इन केस ऑफ द बेंजीन, प्योर बेंजीन। नो स्प्लिटिंग, इसमें कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होगी। अगर हम बेंजीन के कोई भी एक H हटा देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे हटा के NH2 ग्रुप लगा दिया, ये एक प्लस R इफेक्ट वाला ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट हमेशा ऑर्थो पैरा पे चलता है एज कम्पेयर टू द मेटा पोजीशन। तो इसीलिए जो इसका सिग्नल है प्लस R इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, तो प्रोटोनों के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने के मतलब वो शील्डेड हो गए हैं। और जब भी प्रोटॉन शील्डेड होते हैं लाइक TMS, तो डेल्टा वैल्यू हमेशा डिक्रीज होती है। तो आप डायग्राम में देखिए ध्यान से, हमने रेड सिग्नल से दिखा रखा है। अब जो बेंजीन के जो प्रोटॉन है उनकी डेल्टा वैल्यू डिक्रीज हो गई, उनकी कम हो गई है, किस वजह से, प्लस R इफेक्ट ऑफ NH2 की वजह से, क्योंकि NH2 ग्रुप ने अपने प्लस R इफेक्ट से बेंजीन के प्रोटॉनों की शील्डिंग कर दी है। और शील्डिंग एक अलग बात, ऑर्थो इज ग्रेटर देन पैरा होती है, पैरा इज ग्रेटर देन आपकी मेटा होती है। NO2 को देखें, NO2 जो ग्रुप लगा हुआ है ये माइनस R इफेक्ट वाला ग्रुप है, ये बेंजीन के जो प्रोटॉन्स हैं उनकी क्या करेगा, उनकी डी शील्डिंग करेगा। तो डी शील्डिंग करने से क्या हो जाएगा, आपकी जो डेल्टा वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो सिग्नल कहाँ पे आएगा, जो प्योर बेंजीन था उसका सिग्नल तो हमने ब्लू कलर से दिखा रखा है, डेल्टा वैल्यू 7.72, और NO2 माइनस R इफेक्ट वाला ग्रुप है, अब इसने डी शील्डिंग कर दी, डेल्टा वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो देखो इसका सिग्नल हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हुए दिखाया कि डेल्टा वैल्यू इंक्रीज हो गई है। तो ये आपने देखा कि किस तरह से अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ हो तो किस तरह से डेल्टा वैल्यू में चेंज आ जाता है, और कितनी तरह के आपके प्रोटॉन्स उसके अंदर होते हैं। तो प्रोटॉन आपके डिफरेंट डिफरेंट हैं। हमने ये भी देख लिया कि शील्डिंग
कहाँ पे कम होती है, कहाँ पे ज्यादा होती है। शील्डिंग जब भी होती है तो जैसे हमने बताया ऑर्थो इज ग्रेटर देन, पैरा इज ग्रेटर देन हमेशा मेटा होती है, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट हमेशा ऑर्थो पे चलता है और पैरा पे, और ऑर्थो इज ग्रेटर देन पैरा होता है। सिमिलरली डी शील्डिंग अगर हम देखेंगे तो वो भी ऑर्थो इज ग्रेटर देन, पैरा इज ग्रेटर देन क्या होगी, बोलो मेटा होगी। तो ये डी शील्डिंग इफेक्ट हुई। रेजोनेंस इफेक्ट सेम रहता है, प्लस आर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, माइनस आर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि अगर आपके बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट हम लगा दें जो ना तो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, ना ही स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हो, जैसे कि कोई एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट लगा दें, मिथाइल इथाइल ग्रुप, तो उनकी वजह से उनका जो इफेक्ट है इतना वीक होता है, जिसकी वजह से बेंजीन के जितने भी 5 प्रोटॉन है, जो अभी हमने ऊपर लिखा कि ऑर्थो इज ग्रेटर देन, पैरा इज ग्रेटर देन मेटा, तो वो इफेक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ऑल द 5 रिमेनिंग प्रोटॉन्स, क्योंकि बेंजीन का जो एक प्रोटॉन एक एच हटके तो इथाइल ग्रुप लग चुका है, जो बचे हुए जो ये जो 5 प्रोटॉन्स हैं, इनकी वजह से जो सिग्नल आता है वो बिल्कुल एक ही पोजीशन के ऊपर आता है। दे गिव द ओनली वन सिग्नल डिस्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज 3 टाइप ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन तो इसमें भी एक जैसे हैं, क्योंकि जो एल्काइल ग्रुप है, जो C2H5 ग्रुप है, इसका इफेक्ट प्लस आर होता है, लेकिन वीक प्लस आर होता है। तो इसी वीक प्लस आर इफेक्ट की वजह से ही इसके अंदर जो सिग्नल है वो कितने सिग्नल आते हैं, एक। प्रोटॉन अलग अलग टाइप के होंगे, ऑर्थो, पैरा, मेटा अलग अलग टाइप के हैं, इवन देन दे गिव ओनली वन सिग्नल, ये पाया गया है। और इसका जो रीजन भी बताया गया है कि क्यों इस वजह से हुआ, क्योंकि बेंजीन रिंग के अंदर देखो जो रिंग करंट्स चलते हैं, देखो जो रिंग करंट हमने बताया था ना, देखो इस टाइप से हम रिंग करंट देखो ऐसे शो करते थे, तो उन रिंग करंट के इफेक्ट की वजह से ही ऐसा होता है, जिसकी वजह से जो आपके बेंजीन के जो प्रोटॉन्स होते हैं उनका, और वो भी तब जब इसका इथाइल ग्रुप का जो इफेक्ट है वो बहुत ही कम हो, लो प्लस आर इफेक्ट है, ये तब की बात है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि जैसे हमने देखा बेंजीन के अंदर सारे प्रोटॉन बिल्कुल इक्वलेंट हैं, सभी की डेल्टा वैल्यू 7.27 आती है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और हम देखना चाहेंगे कि अगर NO2 ग्रुप लगाते तो क्या होगा। NO2 ग्रुप लगाते ही साथ इसके अंदर 3 तरह के प्रोटॉन्स आ जाते हैं। वो कौन से 3 तरह के, एक तो प्रोटॉन वो जो ऑर्थो पोजिशन पे है, जो हमने ब्लू कलर से HA दिखा रखे हैं, अगले पैरा जो HB रेड कलर से दिखा रखे हैं, अगले मेटा पोजिशन वाले HC, क्योंकि जो इफेक्ट होगा NO2 ग्रुप का, जो माइनस आर इफेक्ट होगा, वो ऑर्थो इज ग्रेटर देन, पैरा इज ग्रेटर देन, बोलो क्या होगा, मेटा होगा। थ्योरेटिकली हम यही याद करते हैं, और एक्चुअली जो अगर हम इसकी वैल्यू निकाले तो वो हम देख भी सकते हैं निकाल के कि ये डेल्टा की वैल्यू जो 7.27 है यहाँ पे, अब वो वैल्यू 7.27 नहीं रहेगी बेंजीन के सभी प्रोटॉनों की, वो वैल्यू अलग अलग आ जाएगी। तो वो अलग अलग कैसे आ जाएगी, वो हम पहले भी पिछले हमारे लेक्चर के अंदर हम आपको बता चुके हैं कि जैसे ऑर्थो पोजीशन वाले जो प्रोटॉन है इनकी वैल्यू कितनी आएगी, बोलो आपके 7.27 वैल्यू थी, उस 7.27 वैल्यू के अंदर क्योंकि डी शील्डिंग हो रही है, डी शील्डिंग माइनस आर इफेक्ट वाले ग्रुप क्या करते हैं, डी शील्डिंग करते हैं, तो डी शील्डिंग की वजह से डेल्टा वैल्यू इंक्रीज होती है। कितनी इंक्रीज होगी, देखो ऑर्थो पोजीशन वाले प्रोटॉनों की तो इंक्रीज होगी +1 से, तो जो सिग्नल आएगा इसकी वजह से वो कितने पे आएगा, 8.27 ppm के ऊपर इसका सिग्नल आ जाएगा। अगर हम देखें मेटा पोजीशन जो HC वाले प्रोटॉन है, तो देखो ऑर्थो के बाद ये मेटा की वैल्यू है, देखो 0.3 है, तो मेटा के ऊपर जो सिग्नल आएगा मेटा वाले प्रोटॉनों की वजह से वो कितनी वैल्यू के ऊपर आएगा, वो आएगा 7.27 + 0.3, तो सिग्नल आ जाएगा 7.57 ppm के ऊपर। अगर हम पैरा प्रोटॉन्स को देखें जो HB वाले हैं, तो पैरा का इफेक्ट कितना होता है, 0.4, तो जो वैल्यू थी वैसे तो बेंजीन के प्रोटॉन का सिग्नल आता था 7.27, अब क्योंकि माइनस आर इफेक्ट वाला ग्रुप है वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी कितनी, 0.4 से, तो आंसर क्या आ गया आपका 7.67 ppm के ऊपर, इसकी वजह से सिग्नल आ जाएगा। तो ये थी हमारे एक्सपेरिमेंटल डाटा जिसके बेसिस के ऊपर हमने डेल्टा वैल्यू आपको निकाल के दिखाई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अगर हमारे पास मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन हो तो क्या होगा। तो इसके अंदर भी इसी टाइप से हम अपना डाटा निकाल सकते हैं, इसी डाटा को यूज करते हुए। जैसे किसी एक की हम निकाल के दिखा देते हैं, जैसे HA प्रोटॉन, इसकी वैल्यू तो वैसे कितनी आनी चाहिए थी अगर प्योर बेंजीन होता, तो 7.27। ये HA के और इसके रिस्पेक्ट में कौन है, बोलो HA के ऑर्थो पोजीशन पे कौन है, NO2, तो इस NO2 के का ऑर्थो इफेक्ट होगा इसके ऊपर, तो ऑर्थो की वैल्यू बोलो कितनी है, 1, प्लस इस NO2 का इफेक्ट भी इसके ऊपर आएगा, तो इसका इफेक्ट भी क्या होगा, ऑर्थो, तो फिर 1, तो आंसर बोलो कितना आ गया, 9.27, क्या आ गया, 9.27 ppm इसका आंसर आ जाएगा। जो HA का जो प्रोटॉन है वो सिग्नल 9.27 के ऊपर आएगा। हो गया क्लियर इतना।
तो इसी टाइप से अगर हम HB का देखना चाहें तो HB का क्या है, देखो इस NO2 के रिस्पेक्ट में तो ये ऑर्थो पोजीशन पे, अगर प्योर बेंजीन होता तो इसका सिग्नल 7.27 पे ही आता। अब NO2 इस NO2 के रिस्पेक्ट में ये HB जो है यहाँ पे क्या है, ऑर्थो है, तो +1 कर दिया। ऊपर वाले NO2 के रिस्पेक्ट में ये पैरा पोजीशन पे, तो ऊपर वाले NO2 का इसके ऊपर इफेक्ट पैरा के हिसाब से पड़ेगा, तो हमने 0.4 ऐड कर दिया। तो आंसर बोलो क्या आ जाएगा, 8.6, सॉरी हाँ ठीक है, 8.67 ppm। तो इस टाइप से आप सभी वैल्यू निकाल सकते हैं। HC के ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा सिर्फ मेटा का इफेक्ट होगा, तो 7.27 के अंदर आप क्या ऐड कर देंगे, बोलो यहाँ पे दोनों NO2 की वजह से मेटा, तो मेटा का इफेक्ट है 0.3 + 0.3, तो आंसर आ जाएगा 32368 4.87 ppm के ऊपर सिग्नल आएगा, HC वाला प्रोटॉन जो अपना सिग्नल देगा। तो 3 टाइप के प्रोटॉन है, ये अलग अलग टाइप पे कहाँ पे सिग्नल आएंगे, इस डाटा के बेसिस के ऊपर हमने वो वैल्यू निकाल के देखी। इसके बाद नेक्स्ट ये पूरी टेबल है, कोई और ग्रुप हो तो आप इसी टाइप से डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स कौन से होते हैं। एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स वो होते हैं कि अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड है, हमने क्या किया, जैसे ये कोई एग्जांपल आपको दिख रहा है, इसके अंदर हमने नंबरिंग भी कर दी, इसमें 1 2 3 4, इसमें पोजीशन नंबर जो 3 है, हमने क्या किया उसके ऊपर बताओ, हमने क्या किया, हमने रिप्लेसमेंट की है C2, जो यहाँ पे पोजीशन है C2 वाले की, C3 के ऊपर भी आपके 2 H। अगर हम C2 पोजीशन के ऊपर जो H लगा हुआ है, अगर हम उसके किसी भी एक को, देखो H को हटा के OH लगा दे, देखो हमने जो अबोधी प्लेन था उसको हटाया, देखो ब्लू वाले को हमने देखो OH लगा दिया, फिर देखें हमने पिंक वाले को हटा के वहां पे OH लगा दिया। तो ये जो 2 कंपाउंड हमें मिले, इसके अंदर देखो कायरल कार्बन एटम तो हो ही गया है, देखो C2 जो कार्बन है वो एक कायरल कार्बन एटम है, उसके ऊपर चारों ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं, देखो CH3 है, H है, OH है, और ये ग्रुप अलग है, एंड सो ऑन यहाँ पे भी। लेकिन क्या ये दोनों कंपाउंड दिखने में तो एक जैसे दिख रहे हैं, फर्क इतना ही है कि पहले लेफ्ट वाले कंपाउंड के अंदर H जो पिंक कलर से दिखा रखा है बिलो दी प्लेन है, OH अबो दी प्लेन है, और यहाँ पे रिवर्स है। तो क्या दोनों कंपाउंड एक जैसे? नो, दोनों कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। एक की कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन R है, दूसरे की S है, मींस इन्होंने PPL को, प्लेन पोलराइज्ड को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, मींस दे आर एनेंशियोमर्स। तो कोई भी ऐसा कार्बन जिसके ऊपर 2 H हो, हम कब कहें कि वो जो दोनों H है वो एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स हैं? अगर आप उनको रिप्लेस करते हैं 1 बाय 1, जैसे हमने पहले एक बार पिंक वाले H को रिप्लेस किया तो आपका जो राइट साइड वाला प्रोडक्ट बन गया, ब्लू वाले H को रिप्लेस किया तो H तो आपकी लेफ्ट वाला R कॉन्फ़िगरेशन वाला बन गया। तो इट मींस 2 प्रोडक्ट मिले और दोनों की कॉन्फ़िगरेशन आपकी अलग अलग हो, एक की R एक की S, तो it means these protons are called enantiotopic protons. So the proton whose replacement by some group leads to the enantiomers are called the enantiotopic protons. उन्हें आप enantiotopic protons कह देते हैं। फिर आप ये कहेंगे कि हमें पता कैसे चला कि इसकी R कॉन्फ़िगरेशन? बड़ा सिंपल सा फंडा है यहाँ पे, अब बड़े ध्यान से देख सकते हैं। देखो प्रायोरिटी ऑर्डर अगर हम देखना चाहें तो देखो इस कार्बन के ऊपर हम पहले R कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ा आपको बता दें। वैसे आप ये स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन इवन देन देखो OH इसके जो आपका कायरल कार्बन एटम है, देखो ये जिसके ऊपर हमने देखो अब स्टार लगा दिया, इसके ऊपर जो डायरेक्टली अटैच एटम उनका एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर प्रायोरिटी सीक्वेंस हम देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी बोलो किसकी होगी, बोलो इस OH, क्योंकि O अटैच है, O का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। उसके बाद किसकी होगी, देखो इधर तो ये CH3 वाला कार्बन, इधर वाला कार्बन आ गया, तो उसके बाद जो ये ग्रुप लगा हुआ है इधर, देखो ये देखो ये जो बल्कि ग्रुप है, देखो ये जो आपका बल्कि ग्रुप है, देखो ये जो बल्कि ग्रुप है, इस पूरे ग्रुप की जो प्रायोरिटी होगी, ये प्रायोरिटी नंबर क्या हो जाएगी, बोलो 2 हो जाएगी, क्योंकि कार्बन से आगे फर्दर कार्बन है। उसके बाद ये जो CH3 वाला ग्रुप लगा हुआ है, इसकी प्रायोरिटी नंबर 3 हो जाएगी, और जो H ग्रुप है उसकी प्रायोरिटी नंबर 4 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप पहले से ही बिलो दी प्लेन है, तो आप उसको हाइड कर दें। अब आप कैसे रोटेट करें अपने आई को, 1 से 2 से 3 की तरफ। तो जब आप रोटेट करते हैं 1 से 2 से 3 की तरफ, तो बोलो कैसे चले आप कुछ इस टाइप से चले, इसमें देखो इस टाइप से। तो मीन्स कैसे चल रहे हैं बोलो ये आप कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज। बोलो कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज। ऐसे चले तो क्लॉकवाइज का मतलब R कॉन्फ़िगरेशन हो गई। क्लियर हो गया यहाँ पे इसका। अब दूसरे का देखते हैं, इसमें भी जो OH ग्रुप है इसकी प्रायोरिटी देखो 1 हो गई। ये जो देखो इतना बड़ा ये ग्रुप लगा हुआ है, देखो यहाँ पे ये ग्रुप, इसकी प्रायोरिटी नंबर हमने 2 कर दिया। इसके बाद जो CH3 इसकी प्रायोरिटी नंबर 3 कर दी। उसके बाद देखो
होना क्या चाहिए, बिलो दी प्लेन कौन सा ग्रुप होना चाहिए था, लोएस्ट प्रायोरिटी का। अब लोएस्ट प्रायोरिटी का तो बिलो दी प्लेन है नहीं यहाँ पे, देखो वो तो एच अबो दी प्लेन है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, बिल्कुल उसी टाइप से आई को रोटेट करेंगे 1 से 2, देखो 1 से 4 प्रायोरिटी किसकी थी बोलो, एच की। इसको तो हम हाइड कर लेते, इसको हमने छुपा लिया, हम भूल जाएंगे है या नहीं। तो 1 के बाद 2 आना चाहिए, इधर से चलेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 के बाद इधर से चलते हैं तो ही 2 आता है, क्योंकि 4 वाले को तो हाइड कर दिया। तो कैसे चले, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होनी क्या चाहिए आर, लेकिन बन जाएगी इसकी एस। वो एस इसलिए क्यों हमने रिवर्स करके बोला एस हो जाएगी, क्योंकि बिकॉज द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एच इज नॉट प्रेजेंट बिलो द प्लेन। पहले वाले केस में जब हमने आई को रोटेट किया 1 के बाद 2 के बाद 3, जो आर कॉन्फ़िगरेशन आर ही रही, बिकॉज द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑलरेडी प्रेजेंट बिलो द प्लेन। देखो पहले से बिलो द प्लेन था एच जो था, और यहाँ पे आपका एच बिलो दी प्लेन नहीं है, वो अबव दी प्लेन है। इसलिए जो भी हमारा आंसर आता है हम उसको रिवर्स कर देते हैं। हमारा आंसर आया आर, सो द कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट आर, नाउ द आंसर इज एस। तो ये तरीका होता है आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर कॉन्फ़िगरेशन निकालने का। क्लियर हो गया। तो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के आपके प्रोडक्ट मिले, इसलिए आप इनको कहते हैं एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स। आप इधर देखिए, सिमिलरली आप C3 पोजीशन के ऊपर भी जो 2H लगे हैं आप उनको भी रिप्लेस कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट अगर आपका बनता है, देखो आपके जो ये आपका H रिप्लेस किया हमने OH से, इसकी R कॉन्जुगेशन आ गई। हमने रेड वाला रिप्लेस किया HO, तो इसकी S कॉन्जुगेशन कैसे निकालते हैं RS, वो हमने आपको ऊपर निकालनी सिखा ही दी। तो इट मींस जो आपके एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन है, जो कार्बन एटम नंबर 2 है, उसके ऊपर भी जो दोनों H लगे हुए हैं, दे आर एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन बिकॉज देयर रिप्लेसमेंट बाय सम ग्रुप लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द एनेंशियोमर्स। सिमिलरली C3 के ऊपर भी जो 2H लगे हुए हैं वो आपके एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स हैं बिकॉज देयर रिप्लेसमेंट बाय सम ग्रुप लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द एनेंशियोमर्स। इसके बाद हम देखेंगे डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स। तो डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स कौन होते हैं, डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स वो प्रोटॉन होते हैं जिनके अंदर पहले से ही कायरल कार्बन एटम पहले से प्रेजेंट हो। जैसे 1 2 3 4 अब इसमें नंबरिंग की, तो जो 2 पोजीशन वाला कार्बन है वो पहले से ही एक कायरल कार्बन एटम है। देखो पहले से एक कायरल कार्बन एटम का होना जरूरी है पहले से। उसके बाद जो अगला कार्बन है कार्बन एटम 3, उसके ऊपर जो 2 H लगे हुए हैं, अगर हम इनकी हम रिप्लेसमेंट कर दें, किसी की भी एक, दोनों में से किसी भी एक की, और फिर हमें अगर डायस्टीरियोमर्स मिल जाते हैं तो उसको कहते हैं डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स। देखो हमने इनको रिप्लेस किया, एक H को OH से, एक प्रोडक्ट बन गया, दूसरे को रिप्लेस किया तो दूसरा प्रोडक्ट बन गया। अब ये दोनों प्रोडक्ट आप बड़े ध्यान से देखें, दे आर दी डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स। ये दोनों के दोनों बोलो कैसे हैं, डायस्टीरियोमर की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो ये दोनों कंपाउंड आपके क्या है, डायस्टीरियोमर्स हैं। दोनों के दोनों कैसे हैं बोलो, डायस्टीरियोमर्स हैं। डायस्टीरियोमर कौन होते हैं, द पेयर ऑफ कंपाउंड हुज वन हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल, जो उनका वन हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल होता है, उनकी क्या होती है, सेम कॉन्फ़िगरेशन होगी। वन ऑफ द मॉलिक्यूल हैव द सेम कॉन्फ़िगरेशन। जब आप कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे यहाँ पे दोनों, देखो दो दो कायरल कार्बन एटम हो गए, देखो वन कायरल कार्बन एटम, ये देखो सेकंड कायरल कार्बन एटम, ये वन कायरल कार्बन एटम, ये सेकंड कायरल कार्बन एटम। समझ में आ गई बात। तो इन दोनों के अंदर किसी भी एक मान लीजिए C2 कार्बन है, हम उनकी कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, ऐसे C3 की कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, तो एक कार्बन ऐसा होगा जिसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगी, which have same congregation, और अदर पार्ट ऐसा होगा which form the superimposable mirror image, which क्या बनाएगा बोलो, which forms the, यानी मिरर इमेज बना देगा, which forms the non superimposable mirror image। अब दूसरा जो पार्ट होता है उसकी मिरर इमेज बनेगी। तो ऐसे पेयर ऑफ कंपाउंड को आप डायस्टीरियोमर्स कहते हैं। तो ये डायस्टीरियोमर्स आपके यहाँ पे बन गए हैं। तो ऐसे प्रोटॉन्स को आप कहते हैं डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स। तो डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स कौन होते हैं, the protons whose replacement by some group leads to the formation of the diastereomers। और ऐसा होने के लिए क्या जरूरी है कि पहले से उस कंपाउंड के अंदर एक कायरल कार्बन एटम हो, जैसे हमने ऊपर रिएक्टेंट के अंदर शो किया था। सो द 2 हाइड्रोजन ऑन द कार्बन, that is CH2 group are the diastereotopic if there is already the chiral carbon atom। और वो कोई unsymmetrical रिंग हो तो भी ऐसा हो सकता है, कोई ऑपोजिट साइड के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट रिंग लगे तो भी ऐसा हो सकता है। तो ये थे आपके डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स। अब हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ द सिग्नल की। हम कैसे देखते हैं कि पोजीशन किसी भी सिग्नल की कहाँ पे आती है, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको बता चुके हैं कि जो प्रोटॉन ज्यादा शील्डेड होता है, जैसे टीएमएस के प्रोटॉन तो मोस्ट शील्डेड होते हैं, उनकी डेल्टा वैल्यू सबसे कम होती है। मोस्ट शील्डेड प्रोटॉन होते हैं उनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसके चारों तरफ होगी, तो बाहर से आने वाली जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगी वो उसको कम एक्सपीरियंस करेंगे।
कम एक्सपीरियंस करेंगे, लो वैल्यू को एक्सपीरियंस करेंगे वो। सो द प्रोटॉन विच आर स्ट्रांगली सराउंडेड, स्ट्रांगली शील्डेड बाय द इलेक्ट्रॉन विल प्रोड्यूस मोर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो वो क्या करेंगे, जितनी ज्यादा उनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो उनके चारों तरफ वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो खुद की क्या करेंगे, खुद की इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, और इसलिए बाहर से आने वाली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को कम एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और वाइस वर्सा के जो प्रोटॉन जो कम सराउंडेड है इलेक्ट्रॉन के द्वारा, वो खुद की लेस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे और बाहर से आने वाली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो इसलिए क्या हुआ कि जो दे विल, आपके जो प्रोटॉन्स थे जो ज्यादा शील्डेड थे, दे विल एक्सपीरियंस द लो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड, बाहर से आने वाली मैग्नेटिक फील्ड को वो कम एक्सपीरियंस करेंगे क्योंकि ज्यादा शील्डेड है। अगर उनको मैग्नेटिक फील्ड वो कम एक्सपीरियंस करेंगे, अगर हम ये ले लें यहाँ पे कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कम एक्सपीरियंस की, उन्होंने कितनी एक्सपीरियंस की बोलो, कम। तो कम एक्सपीरियंस करेंगे तो उसी के बेसिस के ऊपर ये दो एनर्जी स्टेट के अंदर जो स्प्लिटिंग होनी होती है वो उसी के ऊपर डिपेंड करती है कि कम एक्सपीरियंस की मैग्नेटिक फील्ड तो कम स्प्लिटिंग, ज्यादा एक्सपीरियंस की उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड, बाहर से आने वाली मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे तो ज्यादा स्प्लिटिंग हो जाएगी। मींस जो डेल्टा ई है, जो एनर्जी का गैप है, वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए जो वो प्रोटॉन जो ज्यादा शील्डेड हैं, जो ज्यादा शील्डेड हैं, वो बाहर से आने वाली मैग्नेटिक फील्ड को कम एक्सपीरियंस करेंगे, कम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेंगे। तो कम फील्ड होगी तो क्या होगा, एनर्जी का गैप क्या हो जाएगा बोलो, कम होगा। एनर्जी का गैप क्या होगा बोलो यहाँ पे, कम, क्योंकि कम वैल्यू उनको मिली बाहर से। तो कम एनर्जी का गैप होगा तो कम एनर्जी इज इक्वल टू एच, डेल्टा एच इज इक्वल टू बोलो क्या होता है, एच न्यू। तो न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी, तो लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो प्रोटॉन सिग्नल देगा अपना। So the proton will resonate at low frequency, give the signal at low delta value, TMS के पास ही होगा। और वाइस वर्सा, आपके प्रोटॉन जो कि कम शील्डेड है, कम शील्डेड है तो वो ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, बाहर से आने वाली फील्ड को वो ज्यादा एक्सपीरियंस कर पाए तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, दो स्टेट के बीच, ग्राउंड और एनर्जी स्टेट के बीच का गैप ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि जो गैप होता है ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। अगर कोई फील्ड ना होती, देखो कोई फील्ड ना होती तो कोई गैप ही नहीं था, कोई स्प्लिटिंग ही नहीं हुई थी। ये बातें हम तब बता रहे हैं जब हमारे पास जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी सेम है, वो कांस्टेंट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। हम चेंज करेंगे क्या, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस की वैल्यू। तो ये जो प्रोटॉन है जो आपके कम शील्डेड होंगे तो क्या होगा, कम शील्डेड का मतलब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस की, एनर्जी गैप ज्यादा हो गया, एनर्जी गैप ज्यादा होने का मतलब इज इक्वल टू एच न्यू होता है। तो मोर एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो प्रोटॉन है आपकी हाई रेजोनेंस वैल्यू के ऊपर, आपकी हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर अपना सिग्नल शो करेगा, हाई डेल्टा वैल्यू के ऊपर सिग्नल आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें, जो हम पहले भी ये कंपाउंड आपको बता चुके हैं, ये आपका मिथोक्सी इथेन है। ये कंपाउंड आपका कौन सा कंपाउंड है, ये मिथोक्सी इथेन। इसके अंदर 3 टाइप के प्रोटॉन्स हैं। आपके 3 टाइप के सिग्नल आएंगे क्योंकि सबसे ज्यादा डी शील्डिंग किसकी हुई है, CH3 वाले प्रोटोनों की, इसलिए उसकी डेल्टा वैल्यू सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा डी शील्डिंग हुई है उसकी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से, तो ज्यादा डी शील्डिंग होने की वजह से उनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो जिसकी वजह से वो बाहर से आने वाली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे। और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अगर ज्यादा होगी बाहर से आने वाली तो डेल्टा ई का गैप ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा का मतलब एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, तो हाई वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपका सिग्नल आएगा। तो यहाँ पे जो टीएमएस का जो सिग्नल किसके ऊपर आता था, यहाँ पे इस एंड के ऊपर लो फ्रीक्वेंसी होती है, और यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे इस एंड के ऊपर बोलो हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल आते हैं, इधर हाई फ्रीक्वेंसी के। तो सी का सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर आ गया। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में पूछ लें किसका हाई फील्ड के ऊपर सिग्नल आएगा, या किसका फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में पूछे किसका लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर सिग्नल आएगा, हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर सिग्नल आएगा। तो इनको आप बड़े ध्यान से सोच के ऐसे क्वेश्चनों का जवाब दें। नेक्स्ट आ जाती है स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। अभी तक तो हमने ये देखा कि जितने टाइप के प्रोटॉन है उतने टाइप के सिग्नल आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल आपके सामने ये हमने क्लोरोइथेन लिया, CH3CH2Cl। तो इसमें देखो 2 टाइप के प्रोटॉन है क्योंकि दोनों का केमिकल इन्वायरमेंट अलग अलग है। CH2 का अलग है, CH3 का अलग है, क्योंकि CH2 वाले जो प्रोटॉन है उनसे Cl डायरेक्टली अटैच है तो वो उनके चारों तरफ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। ये मोस्ट आपके, ये आपकी डी शील्डिंग यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी। CH3 के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब भी ज्यादा है। तो ये तो हो गया कि 2 टाइप के आपके प्रोटॉन्स हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट अलग अलग है, इसलिए 2 सिग्नल आ गए। फर्दर बात आ जाती है कि जो ये आपके नेबरिंग जो प्रोटॉन है, CH3 वाले प्रोटॉन का क्या CH2 वाले प्रोटॉन पे कोई इफेक्ट होगा, एंड वाइस वर्सा। तो वो हम देखना चाहते हैं, उसको कहते हैं
कि जो आपके जो एनएमआर जो सिग्नल आया है क्या वो उनकी फर्दर स्प्लिटिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो इसी को कहते हैं द स्प्लिटिंग ऑफ द एनएमआर सिग्नल इनटू पीक्स ड्यू टू द कपलिंग इंटरेक्शन इन बिटवीन द टू और मोर प्रोटॉन्स थ्रू द बॉन्ड्स, मोस्टली ऑफन दैट अकर्स थ्रू द बॉन्ड, ये बॉन्ड के थ्रू ही होता है। तो वो कैसे होगा, देखो दो सिग्नल तो आ गए, अब हमें ये देखना होता है इसके अंदर कि जो आपकी जो स्प्लिटिंग होती है वो डिपेंड करती है, यहाँ पे दो सिग्नल तो आ गए, फर्दर किस में टूटेगा। डायरेक्ट फार्मूला भी आगे हम आपको बताएंगे कि जो ए का सिग्नल है, ए का जो सिग्नल देखो, ए का सिग्नल आ गया, ये बी नेबरिंग प्रोटॉन कितने आपके, नेबरिंग प्रोटॉन है यहाँ पे 2, तो फार्मूला बनेगा n+1, 3 में टूट जाएगा, जो नेबरिंग प्रोटॉन +1 कर देते हैं उतने में वो स्प्लिट हो जाएगा। तो ए का सिग्नल देखो 3 में टूट गया, देखो यहाँ पे आगे ना, इसे ट्रिपलेट कहते हैं, 3 में ब्रेक हो गया। ऐसे ही अगर आप देखेंगे बी के सिग्नल को, तो बी के नेबरिंग प्रोटॉन्स बोलो कितने हैं, 3 है, तो 3+1, तो बी का सिग्नल 4 में स्प्लिट हो जाएगा, देखो 4 में, इसे क्वाड्रेट कहते हैं। ये हाइट कम ज्यादा क्यों है ये तो अभी हम आपको बताएंगे बाद में। तो जो स्पिन स्पिन कपलिंग होती है ये फर्दर, ये तो हमने डायरेक्ट आपको बताया कि n+1 फार्मूला नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताएंगे। तो लेकिन ये जो स्पिन स्पिन जो कपलिंग हुई है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन, इट रिलेटेड टू द नंबर ऑफ द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ द नेबरिंग प्रोटॉन। अब देखो यहाँ पे ये आपके 3 में तो टूट जाएगा, जैसे अभी हमने आपको बताया n+1 की फॉर्म के अंदर ये टूट गया, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जो तीनों पीक हैं, देखो जो ये आपके जो सिग्नल था 3 में टूट गया, देखो ये 3 जो पीक्स बन गई यहाँ पे, देखो 1 2 3, एक थोड़ी छोटी है, एक बड़ी है, एक छोटी, तो ऐसा क्यों, इनकी इंटेंसिटी कम ज्यादा है, तो वो क्यों है, अब हम वो देखना चाहते हैं। तो जो कम ज्यादा जो इंटेंसिटी आई है यहाँ पे वो किस बेसिस के ऊपर है, वो हम आपको देख के बताते हैं। तो देखो वो कैसे देखा हमने, पॉसिबल कॉम्बिनेशन के बेसिस के ऊपर। जैसे हम आप देखें दो आपके एरो हम ऊपर की साइड लगा दे तो ये एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, दो प्रोटॉन दो एरो हमने नीचे लगा दिए तो इनकी इंटेंसिटी एक जैसी हो सकती है, इनकी क्या है बोलो, एक जैसी है। अब बीच में हमने क्या दिखाया, बीच में हमने ये दिखाया कि हाफ एरो ऊपर हाफ एरो नीचे, लेकिन लेफ्ट साइड वाला एरो जो ऊपर था वो हमने नीचे दिखा दिया और राइट वाला जो नीचे था ऊपर दिखा दिया, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो गई। तो ये हम कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं। तो पॉसिबल पहले वाला जो कॉम्बिनेशन है दोनों एरो ऊपर दिखाने, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो एक ही पॉसिबिलिटी है। दूसरे वाले में हाँ इसमें दो पॉसिबिलिटी बन सकती थी, राइट और लेफ्ट एरो के अंदर दो पॉसिबिलिटी बन गई, दोनों एरो नीचे दिखाने इसमें एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, तो 1:2:1। इसलिए आप हाइट देखें, इसकी हाइट अगर 1 सेंटीमीटर है तो बीच वाले इस सिग्नल की हाइट 2 सेंटीमीटर होगी, तो इसकी क्या होगी 1, 1:2:1। CH3 प्रोटॉन की जो स्प्लिटिंग हुई वो ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हम बता देते हैं। ऐसे नेक्स्ट हम देखते हैं आपके बी प्रोटॉन के ऊपर, देखो तीनों एरोज हाफ एरो ऊपर दिखाए तो एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब इसमें क्या दिखाना है, एक नीचे दिखाना है, दो ऊपर दिखाने हैं, तो देखो वो आपके 3 तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। जो 3 है आपके एरो 1 2 एंड 3, इसकी 3 पॉसिबिलिटी। एक बार तो हमने क्या दिखाया, बिल्कुल राइट वाले को नीचे दिखाया, फिर हमने मिड वाले को नीचे दिखाया, फिर हमने लेफ्ट वाले को नीचे दिखाया, होगी ना 3 पॉसिबिलिटी। ऐसे ही नेक्स्ट के अंदर भी 3 पॉसिबिलिटी आ जाएंगी और तीनों एरो नीचे तो एक ही पॉसिबिलिटी, 1:3:1। मतलब बी का जो प्रोटॉन जब उसकी स्प्लिटिंग हुई तो पहले वाले की हाइट अगर 1 सेंटीमीटर है तो अगले की हाइट की 3 सेंटीमीटर होगी और अगले की 1। तो इस टाइप से आपके डिफरेंट टाइप की पॉसिबिलिटी बन जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे डिग्री ऑफ मल्टीप्लिसिटी, जो अभी अभी हम आपको बता रहे थे। तो the number of the peaks obtained after the splitting of NMR signal due to coupling interaction in between the proton is called the degree of multiplicity। तो अब वही सेम हमारा एग्जांपल है, तो हम डिग्री ऑफ मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं वो अभी हमने आपको बताया था, ये फार्मूला है आपका 2n+i, क्योंकि प्रोटॉन के केस में जो वैल्यू होती है आई की 1/2 होती है, वैल्यू जब हम पुट करते हैं आई की जगह 1/2 तो फार्मूला n+1 बन जाता है, मतलब जो स्प्लिटिंग होगी वो फार्मूला n+1 होगा। तो उसी बेसिस के ऊपर हमने बताया था कि जो हमारा सिग्नल आ रहा है, देखो ए वाला कितने में टूट गया बोलो, आपका 3 के अंदर टूट गया, क्यों, क्योंकि ए का जो नेबरिंग देखो जो प्रोटॉन है यहाँ पे उसके कितने प्रोटॉन है बोलो, ए के नेबर वाले CH3 के नेबर में कौन है, CH2 है, 2 प्रोटॉन है, तो 2+1 ये 3 के अंदर स्प्लिट हो गया। ऐसे ही अगर आप नेक्स्ट देखें यहाँ पे बी प्रोटॉन्स के लिए, तो बी का जो नेबर है इसके बोलो कितने प्रोटॉन्स है बी के नेबर में, 3 है, तो 3+1 कितने हो गए बोलो 4 के अंदर, तो एक क्वाड्रेट के अंदर टूट जाता है। तो इसे डिग्री ऑफ मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। डिग्री का मतलब कितने हैं, जो आपका एक सिग्नल था उसमें कितनी पीक्स बन गई, सो द नंबर ऑफ द पीक्स ऑब्टेन्ड आफ्टर द स्प्लिटिंग ऑफ द एनएमआर सिग्नल ड्यू टू द कपलिंग इंटरेक्शन इन बिटवीन द protons in between the neighboring protons is called the degree of multiplicity, उसे degree of multiplicity कहते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि जो डिग्री ऑफ जो मल्टीप्लिसिटी जो यहाँ पे आई है, अभी आपने देखा, और एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक वे और आ जाता है यहाँ पे कि बीच में जो हम एक्स्ट्रा एग्जांपल लिया वो सिर्फ इसलिए कि हमारे इस एग्जांपल के अंदर कि नेबरिंग प्रोटॉन यहाँ पे दो टाइप के आ गए हैं, CH3 CH2, जो क्लोरोप्रोपेन है इसके अंदर, बी प्रोटॉन के अंदर ही ऐसा होता है। तो बी प्रोटॉन के देखें कि इधर आपके बोलो कौन बन गए, इधर नेबर बी के नेबर में इधर बोलो कौन है आपके, 2 प्रोटॉन्स हैं, तो N+1 की स्प्लिटिंग हो गई। इसके इधर नेबर में बोलो 3 हैं, तो N-+1 की स्प्लिटिंग हो गई। और इनको मल्टीप्लाई कर दें तो N-1 क्या हो गया बोलो यहाँ पे 3+1, और यहाँ पे बोलो कितना हो गया 2+1। तो आंसर बोलो कितना आ गया, 4 × 3 = 12। क्योंकि जो नेबरिंग प्रोटॉन्स हैं CH2 के, जो नेबर में प्रोटॉन है इधर CH2 वाले ये प्रोटॉन, इनका केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसा नहीं है, इधर वाले का भी एक जैसा नहीं है। मतलब इसलिए दोनों को हम ऐड नहीं, तो हम ऐसा भी ऐड कर सकते थे कि जो CH2 है इसके नेबर में टोटल कितने प्रोटॉन है, इधर नेबर में 2 है, इधर नेबर में 3 है, 3 + 2 5 कर सकते थे, और 5 + 1 6, 6 के अंदर टूट जाता। तो काफी बुक्स के अंदर ऐसा लिखते भी हैं, आमतौर पर हम ऐसा लिख भी देते हैं, लेकिन मोर एग्जैक्ट, मोर करेक्टली अगर आप देखें तो वो हम ऐसा तभी करते हैं अगर नेबरिंग जो प्रोटॉन्स है दोनों साइड में उनका केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसा हो। लेकिन यहाँ पे एक जैसा नहीं है, यहाँ पे जो C टाइप के प्रोटॉन और इधर A टाइप के प्रोटॉन वो बिल्कुल ही अलग है, इसलिए हम ये फार्मूला हमारा लगाते हैं यहाँ पे N+1 × N-1। तो इसलिए आप देखें A टाइप के प्रोटॉन में कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि A टाइप के प्रोटॉन के नेबर में बोलो कौन है यहाँ पे CH2, 2 ही थे, तो 2+1 3 में ट्रिपलेट में ब्रेक हो गया। C टाइप में भी कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि C के नेबर में यहाँ पे सिर्फ 2 ही थे, तो बोलो ये जो CH2 का जो सिग्नल था ये 3 में टूट गया। अब जो प्रॉब्लम आई थी वो हमारे इसी में थी, B वाले में, तो ये देखो हमने दिखाया ये 12 के अंदर टूट जाता है, B वाला सिग्नल आ जाता है। तो रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ द लाइन इन ए मल्टीप्लेट, अब हम जो लाइन के अंदर जो मल्टीप्लेट के अंदर जो लाइन आई उनकी हम क्या देखना चाहते हैं, उनकी इंटेंसिटी हमने कैसे देखी। हमने पीछे पॉसिबल कॉम्बिनेशन के बेसिस के ऊपर तो आपको बता दिया था 1:2:1 जैसे आया था, ट्रिपलेट के अंदर आया था। लेकिन जो रिलेटिव इंटेंसिटी है मल्टीप्लेट के अंदर वो हम आपके अलग तरीके से भी देख सकते हैं। वो कैसे, बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता है आपका उसके द्वारा, या पास्कल ट्रायंगल के द्वारा। तो देखो हम कैसे देखेंगे, अगर हमारे पास एक ही नेबरिंग अब एक भी नेबरिंग प्रोटॉन ना होता, नेबर में कोई प्रोटॉन नहीं होता, तो जो एक सिग्नल आया है सिंगलेट जिसे कहते हैं वो वही रहेगा, उसकी फर्दर स्प्लिटिंग होगी ही नहीं। अगर हमारे पास नेबर में एक प्रोटॉन है तो N+1 फार्मूला क्या कहता है, वो कितने में टूट जाएगा, 2 में, डबलेट में। और ये पास्कल ट्रायंगल चल पड़ी, 1 लिख के दोनों साइड में 1 1 लिख दो, 1:1 उसकी रेशियो हो जाएगी, सेम हाइट के बनेंगे। अगर नेबर में प्रोटॉन 2 हैं तो वो एक जो सिग्नल है वो पहले अकेला सिग्नल था, उसके पड़ोस में 2 प्रोटॉन आ गए, नेबरिंग प्रोटॉन 2 है, तो कितने में टूटेगा वो, N+1, 2+1 3 में, तो ट्रिपलेट में टूट जाएगा। तो अब इसमें देखो क्या करते हैं, इसमें हम ये करते हैं, तो जो आपके ये 1 और 1 है इन दोनों का ऐड करेंगे, यहाँ पे 1 और 1 क्या हो गया बोलो 2, और दोनों साइड में 1 1 हम लिखते चले जाएंगे, तो इंटेंसिटी क्या होगी 1:2:1। अगर ट्रिपल क्वाड्रेट आता है तो देखो फिर क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, देखो 1 और 2 को ऐड किया 3 बन गया, यहाँ पे 1 और 2 को ऐड किया 3 बन गया, दोनों साइड में 1 1 लिख देंगे, क्वाड्रेट बनेगा। लेकिन इंटेंसिटी क्या होगी उन 4 पीक्स की, 1:3:3:1। अगर कोई प्रोटॉन है उसके नेबर में 3 प्रोटॉन होंगे, तो 3 है तो N+1 3+1 4 में टूटेगा क्वाड्रेट के अंदर, और क्वाड्रेट की इंटेंसिटी इस टाइप से आप देखेंगे। अगर नेबरिंग प्रोटॉन 4 हैं, चारों इक्विवेलेंट है नेबरिंग प्रोटॉन्स, तो कितने में टूटेंगे, N+1 यानी 4+1 5 क्विंटेट के अंदर टूटेंगे। फिर उसी टाइप से 3+1 किया 4, ये 3+1 किया 4, बीच में 3 और 3 किया 6, दोनों साइड में 1 1 लिख ही देते हैं, तो ये आपकी रेशियो आ जाएगी 1:4:6:4:1। अगर इसी टाइप से अगर 5 नेबरिंग प्रोटॉन हो तो 5+1 6 में टूट जाएगा, तो उसे आप सेक्सटेट कहेंगे। तो क्या बन जाएगा वो आपका बन जाएगा, किस चीज के अंदर टूट जाएगा, इसी टाइप से जो आप देखेंगे कि 1 और 4 का देखो सम किया तो 5 आ गया, 4 6 का सम किया 10 आ गया, 4 6 का किया 10 आ गया, 4 1 का किया 5 आ गया, साइड में 1 1 लिख देते हैं। तो इस टाइप से ये इंटेंसिटी हम निकाल लेते हैं। तो ये था पास्कल। तो इन पास्कल ट्रायंगल ईच टर्म कोफिशिएंट इज सम ऑफ द टू डायगोनली अबव। तो जो डायगोनली अबो हैं तो कोई, तो ऊपर जो कौन है बोलो, ये 1 और 1 थे, तो इन दोनों को हम करते हैं ऐड, डायगोनली ले आते हैं, नीचे 2 बन जाता है, इस टाइप से जो हमने आपको ऊपर बताया था। या बाइनोमियल जो एक्सप्रेशन होता है इसके सिंपल फार्मूला होता है मैथमेटिक्स में, आप पढ़ते हैं 1+x⁻⁴ किसके इक्वल होता है, 1+nx डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस n into n-1 x square divided by 2 factorial एंड सोन आगे चलते चले जाएंगे, n into n-2 x cube divided by 3 factorial। और नेगेटिव वैल्यूज को हमेशा ओमिट करेंगे,
जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक भी नेबरिंग प्रोटॉन ना होता तो हम n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन्स, तो जो नेबरिंग प्रोटॉन एक भी ना होते तो x की वैल्यू क्या पुट करते, 0, तो ऊपर वाले फार्मूले में आप n की वैल्यू पुट करते चले 0, तो n प्लस 0x, और आगे 0 माइनस 1, यहाँ पे तो माइनस आएगा तो इसको तो हम वैसे नेग्लेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे 0, ये 0 ही हो जाएगी, तो 1 रहा, 1 का मतलब देखो हमारा आंसर यहाँ पे 1 ही आया था। फर्दर स्प्लिटिंग नहीं होगी, अकेली पीक ही रहेगी अगर नेबरिंग प्रोटॉन कोई नहीं है तो। ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, तो आंसर 1। अगर हमारे पास 1 नेबरिंग प्रोटॉन होगा, जैसे हमने ऊपर देखा था 1 नेबरिंग प्रोटॉन है, तो n+1 फार्मूला क्या कहता है कि वो डबलेट में टूटेगा, और डबलेट में पास्कल ट्रायंगल क्या कहती है, 1:1 रेशियो में टूटेगा, तो कैसे आया, तो हमने n की वैल्यू देखो 1 पुट कर दी, तो ये 1x, ये 1 फैक्टोरियल, ऊपर 1 पुट की, 1 - 1 यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, ये फैक्टर हमारा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या आया, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसके अंदर कोफिशिएंट 1 है, तो व्हाट इज द रेशियो, 1:1, हमें कोफिशिएंट की रेशियो देखनी होती है, तो देखो इसका 1 आ गया, इसका भी 1 आ गया, यहाँ पे तो 0 है, तो 1:1 रेशियो रही, तो देखो 1:1 हमारा आंसर आ जाता है। अगर हम ऐसे ही 2 नेबरिंग प्रोटॉन्स हो तो क्या होगा, तो वैल्यू हमने 2 पुट की, देखो इसी फार्मूले के अंदर हमने n की वैल्यू 2 पुट की, तो 2x, ऊपर n की जगह 2 पुट किया, 2 × 2 - 1, तो आपके क्या आ गया बोलो यहाँ पे, 1 + 2x और दिस मच, तो रेशियो क्या है, 1:2:1, कोफिशिएंट की रेशियो, तो ये हमने ऊपर भी निकाला था। तो आप बाइनोमियल एक्सप्रेशन के द्वारा भी इंटेंसिटी निकाल सकते हैं और पास्कल ट्रायंगल के द्वारा आप डायरेक्टली देख सकते हैं। तो ये था रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ द लाइन इन ए मल्टीप्लेट, कैसे हम इंटेंसिटी देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, जो मल्टीप्लेट तो आ गया, लेकिन जो मल्टीप्लेट जो आया है, जो आपका जो एक सिग्नल था उसमें जो डिफरेंट लाइन आई है, उसमें एडजेसेंट लाइन के बीच का जो गैप होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कपलिंग कांस्टेंट। देखो आप ध्यान से, ये कंपाउंड था, ये देखो हमारा सिग्नल आ गया जैसे ट्रिपलेट, तो इसमें देखो ये इसकी हाइट देख लेते हैं, ऊपर देखो जो पॉइंट है, इसमें ये देख लिया, इसमें ये देख लिया, नेबरिंग कौन है, नेबरिंग इसका नेबर ये है, तो इनके टॉप हाइट के बीच का जो गैप है वो कितना है, देखो ये जो गैप है ये कितना है, ऐसे इसका इधर देखो ये गैप कितना है दोनों का, तो ये जो गैप होता है, द स्पेसिंग इन बिटवीन द टू लाइन इन ए मल्टीप्लेट, टू एडजेसेंट लाइन, टू लाइन की बजाय हम क्या कह सकते हैं, द स्पेसिंग इन बिटवीन द टू एडजेसेंट लाइंस, आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे, नहीं कि किन्हीं भी दो लाइन के बीच का आप देख लेंगे, द स्पेसिंग इन बिटवीन एनी टू एडजेसेंट लाइन, जैसे ये साथ साथ वाली लाइन, ये इधर वाली लाइन, ये नहीं है कि ये फर्स्ट और थर्ड के बीच का आप गैप देख दे, नो, एडजेसेंट लाइन के बीच, तो द स्पेसिंग इन बिटवीन एनी टू एडजेसेंट लाइन इन ए मल्टीप्लेट इज कॉल्ड द कपलिंग कांस्टेंट, इट इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। तो ये जैसे हमने जे वैल्यू निकाल के दिखा दी, पहले तो हम बता ही चुके हैं आपके कि जो बी का जो प्रोटॉन है वो किस में टूटेगा, बी के एडजेसेंट प्रोटॉन बोलो कितने हैं, बोलो 3, तो क्वाड्रेट में देखो हमने टूटता हुआ दिखाया, और ए का सिग्नल कितने में टूटेगा, बोलो 3 में, क्योंकि ए के नेबरिंग प्रोटॉन्स बोलो कितने थे यहाँ पे, 2 थे, तो n+1 3 के अंदर, और इंटेंसिटी हमने आपको निकालनी सिखाई दी थी। इसके बाद आ जाता है फैक्टर अफेक्टिंग द कपलिंग कांस्टेंट, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कपलिंग कांस्टेंट को अफेक्ट करते हैं, जो कपलिंग जो इंटरेक्शन होती है वो डिपेंड करती है कि कौन से दो प्रोटॉन ज्यादा नजदीक है, तो नंबर ऑफ द बॉन्ड इन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, जैसे ऊपर वाले H को हमने इप्सो के नाम से पुकार दिया, नेक्स्ट को हमने ऑर्थो कह दिया, उससे अगले को मेटा कह दिया, वैसे पैरा कह दिया, वैसे बेंजीन के अंदर सभी प्रोटॉन सेम होते हैं, सभी प्रोटॉन सेम होते हैं, किसी को भी हम ऑर्थो मेटा पैरा वर्ड यूज नहीं करते, जब कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है तभी हम ये यूज कर सकते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे ऐसा लिखा गया है। तो जो इप्सो जिसको बोल रहे हैं, ऑर्थो बोल रहे हैं, इनके बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड कितने आ गए, देखो 1 2 3, 3 बॉन्ड का डिस्टेंस है, तो नंबर ऑफ द इंटरवेनिंग बॉन्ड्स बोलो कितने, यहाँ पे 3 है, ठीक हो गया ना। ए ओ का मतलब ये ए टाइप के प्रोटॉन्स हैं आपके, ये एच इप्सो कह दो या एच ए कह दें, तो इनके बीच में 3 बॉन्ड का डिफरेंस है, तो कपलिंग इंटरेक्शन की वैल्यू कितनी है, 6 to 10 मेगाहर्ट्ज, इतनी कपलिंग इंटरेक्शन होगी। So the coupling interaction in between the two nuclei decreases with the increase in the number of the bonds. जितनी दूर आपके प्रोटॉन्स होंगे उनके बीच में कपलिंग इंटरेक्शन उतनी ही कम होगी, साथ साथ वालों के ऊपर ही होती है, दूर वालों की तो नेग्लेक्ट ही हो जाती है ऑलमोस्ट। अब देखो 4, हम ये पहले ए इसको, ये जो ए ही बोल रहे थे हम इसको, जो इप्सो हमने बोला एच ए टाइप का जो प्रोटॉन है, एच ए और ये जो मेटा जिसको हमने बोला, इसके बीच बॉन्ड्स कितने आ गए, 1 2, ये 3 और ये 4 बॉन्ड हो गया, तो देखो कपलिंग इंटरेक्शन कम हो चुकी है। पैरा के ऊपर देखें और भी कम, बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3, ये 4 और ये 5 इंटरवेनिंग बॉन्ड्स हो गए यहाँ पे, तो कपलिंग इंटरेक्शन और भी कम हो गई। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते चले जाते हैं दो प्रोटॉन्स के बीच, उनके बीच कपलिंग इंटरेक्शन बिल्कुल ही कम होती चली जाती है। लॉन्ग रेंज कपलिंग, लॉन्ग रेंज का मतलब होता है जो दूर होते हैं, जो साथ साथ वाले कार्बन के ऊपर नहीं होते हैं। सो द कपलिंग इंटरेक्शन इन बिटवीन द टू न्यूक्लियस सेपरेटेड बाय मोर देन 3 बॉन्ड्स,
देखो यहाँ पे तो ये जो सबसे पहले वाला जो केस था इसमें 3 बॉन्ड्स थे, 3 के बाद वाले जितने भी आपकी कपलिंग हुई है ए और एम के बीच हुई या ए और पी के बीच हुई है, ये सारी लॉन्ग रेंज कपलिंग कहलाती है। ये सारी क्या कहलाती है? आपकी लॉन्ग रेंज कपलिंग कहलाती है। एलाइलिक कपलिंग, एलाइल कौन सा बॉन्ड होता है बताओ? एलाइल एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें आपने ये पढ़ रखा है, देखो देखो जैसे मान लीजिए आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH होता, इसके आगे एक CH3 होता, देखो ऐसे CH3, तो ये एलाइलिक पोजीशन कहलाती है। तो ये एलाइलिक कपलिंग कहलाती है। तो द लॉन्ग रेंज कपलिंग इन द अनसैचुरेटेड कंपाउंड इन विच द इंटरेक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू द पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द एलाइलिक कपलिंग। ये हम पहले आपके डिटेल में बता चुके हैं एलाइलिक कपलिंग के बारे में। वो सिस कपलिंग भी होती है, ट्रांस भी होती है। ट्रांस इज ग्रेटर होती है आपकी, उसका इफेक्ट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द सिस कपलिंग। डब्ल्यू कपलिंग, डब्ल्यू कपलिंग का मतलब होता है जो आपके कंपाउंड है, देखो ये ए और एम वाले, देखो ये डब्ल्यू की फॉर्म में, देखो ये डब्ल्यू बना हुआ है, देखो आप ध्यान से देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ, और ये डब्ल्यू की फॉर्म में है। तो ये जो इनकी पोजीशन है एच एम और एच इप्सो एच ए जो लिख रखा है, ये डब्ल्यू की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो जिनके बीच में कितने का डिफरेंस हुआ बोलो? 4 बॉन्ड्स का। So the coupling interaction in between the two nuclei which are separated by 4 sigma bonds is called the W coupling. उन्हें हम W coupling कहते हैं। उसे क्या कहते हैं आप? W coupling के नाम से उसको पुकारते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस आ जाती है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि हमें ये पता लगाना कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो प्रोटॉन है वो कितने टाइप के हैं। मान लीजिए कई बार स्पेक्ट्रा दे देते हैं, तो हम कैसे पता लगाएं कि उसके अंदर जो प्रोटॉन है, मान लीजिए हमने कोई भी कंपाउंड लिख दिया आपके सामने, मान लीजिए देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl लिख दिया, तो देखो ये जो ए टाइप के प्रोटॉन्स है, मान लीजिए ये हमारे बी टाइप के प्रोटॉन है। तो ए टाइप के प्रोटॉन कितने हैं संख्या में? 2 हैं। कैसे पता चले वो 2 हैं? CH3 के प्रोटॉन 3 है, कैसे पता चले कि वो 3 है? इस चीज का पता लगाने के लिए ही जिस टेक्निक को आप यूज करते हैं, जिस प्रोसेस को यूज करते हैं, उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। सो द प्रोसेस इन विच द रिलेटिव, और वो कैसे निकालते हैं? हम जो भी सिग्नल होता है उसके नीचे का रिलेटिव एरिया निकाल लेते हैं, और जो रिलेटिव एरिया है उसकी रेशियो हम ले लेते हैं फिर बाद में, और जो रेशियो आती है वही रेशियो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की होती है। So the process in which the relative area under the spectral peak, which is directly proportional to the number of equivalent proton which are giving the signal, is measured, and that process is called the integration. तो इसमें आप क्या करते क्या है? इसके अंदर देखो ये डिफरेंट हमारे पॉइंट्स होते हैं कि when no signal is present, it draws a horizontal line, एक सीधी लाइन हम ड्रा कर देते हैं। when signal is reached, जब सिग्नल आ जाता है तो लाइन एकदम असेंड हो जाएगी, ऊपर चढ़ जाएगी, और जैसे सिग्नल एंड तो लाइन फिर ऑफ हो जाएगी। तो फिर हम डिस्टेंस नापते हैं एक प्लेटू से दूसरे प्लेटू की तरफ, और जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है वो हमें क्या बताती है? रिलेटिव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जैसे हमने बताया व्हेन नो सिग्नल इज प्रेजेंट, देखो कोई सिग्नल नहीं था, देखो यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं था, देखो स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ पे इट ड्राज ए हॉरिजॉन्टल लाइन, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रा कर दी। व्हेन सिग्नल इज रीच, देखो सिग्नल आया तो लाइन देखो एकदम ऊपर देखो राइज कर गई, देखो ऐसे राइज कर गई ऐसे। और जब सिग्नल फिर ये आना बंद हो गया क्योंकि अब कोई फिर देखो हॉरिजॉन्टल लाइन आई। उसके बाद व्हेन अगेन नेक्स्ट सिग्नल कम, देखो फिर असेंड हो जाएगी, सिग्नल आना बंद, फिर हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, फिर सिग्नल आ गया, फिर ऊपर चली जाएगी, एंड सो ऑन। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इंटीग्रेटर कहते हैं आप इसे, और प्रोसेस कॉल्ड द इंटीग्रेशन। अब ये जो हाइट आ गई है, देखो ये हाइट, ये मेजर कर लेते हैं, यहाँ पे हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी, ये हाइट कितनी। अब ये जो डिफरेंट हाइट आई है अलग अलग की, ये 24 मिलीमीटर आ गई, मान लीजिए 16 मिलीमीटर आ गई, ये 32 मिलीमीटर आ गई। रेशियो प्रोटॉन्स हमें देखना है, ABC तीनों टाइप के प्रोटॉन्स के अंदर, मान लीजिए 24, 16, 32 आई थी, जो लोवेस्ट वैल्यू है 16 आई, उसको सबसे डिवाइड कर देते हैं क्योंकि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालनी होती है। तो आंसर 1.5 ये आ गया। इंटीग्रल वैल्यू में इसको कन्वर्ट करना है क्योंकि फ्रैक्शन है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सभी को, 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 2 3 आ गया। तो रेशियो क्या हुई? 3:4। मतलब जो हमारे पास ये जिस भी किसी कंपाउंड का स्पेक्ट्रा है उसके अंदर हमारे पास 3 तरह के प्रोटॉन है। मतलब एक कार्बन ऐसा है, यानी 3 प्रोटॉन एक जैसे केमिकल इन्वायरमेंट के हैं, 2 प्रोटॉन एक जैसे केमिकल इन्वायरमेंट के हैं, 4 प्रोटॉन एक जैसे केमिकल इन्वायरमेंट के हैं। तो इस टाइप से हम इंटीग्रेशन प्रोसेस की हेल्प से हम ये निकाल लेते हैं कि कितने प्रोटॉन ऐसे हैं जिनका केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसा है। तो इस प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। फर्दर आप एग्जांपल देखें, स्पेक्ट्रा के अंदर देखें, देखो आपका ये सिग्नल आया, ये राइज कर गया, फिर ये देखो हॉरिजॉन्टल हो गया, फिर राइज कर गया, तो हाइट कितनी? यहाँ पे 3 और ये 2। तो रेशो क्या बनी बोलो? यहाँ पे ये ए टाइप का प्रोटॉन, ये बी टाइप का प्रोटॉन हो गया आपका। तो ए और बी के जो 2 ही टाइप के इसमें प्रोटॉन है, आपकी रेशो क्या हुई बोलो? आपने ग्राफ से भी देखा 2:3 हो गई। तो देखो जो 2 प्रोटॉन है वो ए टाइप के हैं और 3 प्रोटॉन वो बी टाइप के हैं। तो इस टाइप से हम पता लगा लेते हैं स्पेक्ट्रा की हेल्प से।
नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये ए टाइप का प्रोटॉन, ये बी टाइप के, ए टाइप के प्रोटॉन 1 है और बी टाइप के प्रोटॉन बोलो 3 है। तो ये मान लीजिए हाइट आ गई 1.5, ये आ गई 4.5। तो उसके बाद हमने क्या देखा, रेशियो प्रोटॉन्स देखी, 1.5:4.5, हाइट की रेशियो ले ली, 1:3 आ गई। तो मतलब ए टाइप के प्रोटॉन, बी टाइप के प्रोटॉन, तो इस टाइप से हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाई स्प्लिटिंग इज ऑब्जर्व्ड इन द 2-मिथाइल प्रोपीन एंड नॉट इन नियोपेंटाइल क्लोराइड। आपके पास जो है मिथाइल जो प्रोपीन होती है उसके अंदर तो हमारे पास कोई स्प्लिटिंग नहीं होती, जबकि नियोपेंटाइल क्लोराइड के अंदर हमारी स्प्लिटिंग हो जाती है। तो ऐसा क्यों? तो हमने नीचे ये डायग्राम बना दिया 2-मिथाइल प्रोपीन का, क्योंकि जब हम इसमें नंबरिंग करते हैं, देखो 1, ये 2 और ये 3 नंबरिंग की, तो 2 के ऊपर ही मिथाइल आ गया, तो इसको हम कहते हैं 2-मिथाइल प्रोपीन। क्यों इसके अंदर आपके क्यों स्प्लिटिंग हो जाती है? क्योंकि इसलिए स्प्लिटिंग हो जाती है इसके अंदर क्योंकि जो सारे प्रोटॉन है उसके अंदर एक जैसे नहीं है। और आपके अगर आप दूसरा देखें नियोपेंटाइल के अंदर आप देखेंगे तो इसमें क्या हो गया, नियोपेंटाइल के अंदर आपके जो कार्बन है, ये जो कार्बन दिख रहा है आगे CH2 है, इसके नेबरिंग कार्बन एटम के ऊपर कोई भी H नहीं है, तो स्प्लिटिंग तो होनी नहीं है। लेकिन फिर भी क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, देखो ये कार्बन जिसके ऊपर HB लगाओ, इसके भी नेबरिंग कार्बन के ऊपर तो H तो इसके ऊपर भी नहीं है, लेकिन फिर भी स्प्लिटिंग हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है, तो ये शॉर्टर बॉन्ड लेंथ है। बोलो कैसी बॉन्ड लेंथ है? कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर वन और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बॉन्ड लेंथ इज लॉन्गर वन, ये लंबी बॉन्ड है। तो क्या होता है इस नियोपेंटाइल में, देखते हैं इसके अंदर क्या हुआ। इन नियोपेंटाइल द CH3 जो प्रोटॉन होते हैं, ये जो CH3 वाले प्रोटॉन होते हैं, इनका असर CH2 वाले प्रोटोनों का इसके ऊपर असर क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि द CH2 protons are present far away due to the longer sp3 hybridized carbon carbon bond। क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड लंबा है, ये sp3 hybridized बॉन्ड है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, बॉन्ड लंबा होता है, तो इसलिए इन दो प्रोटोनों का आपस में एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो दूर हो गए। जबकि एल्कीन के अंदर ऐसा नहीं होता। एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड आने की वजह से रोटेशन भी रेस्ट्रिक्ट हो गई, बॉन्ड भी छोटा हो गया, प्रोटॉन एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, तो इसलिए उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। तो इसलिए हमने दिखाया कि देखो बी और ए की इनकी आपस में स्प्लिटिंग होते हुए देखो फर्दर स्प्लिटिंग हुई है आपकी। तो इन 2-मिथाइल प्रोपीन में क्या हुआ है, जो मिथाइल प्रोटॉन्स हैं दे आर वो HB प्रोटोनों के बोलो क्या है, ये मिथाइल प्रोटॉन HB प्रोटोन के बोलो क्या है, क्लोजर है। क्यों है क्लोजर? ड्यू टू द शॉर्टर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, और इसी की वजह से फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि 2-मिथाइल प्रोपीन के अंदर देखो एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर तो प्रोटॉन नहीं है, आपका डिस्टेंस वही है थ्योरेटिकली देखें तो, लेकिन फिर भी स्प्लिटिंग क्यों नहीं होती? तो यहाँ पे बात ये आ गई, हमने बॉन्ड लेंथ के बेसिस के ऊपर बताया कौन से प्रोटॉन एक दूसरे के ज्यादा नजदीक है, तो गैप के बेसिस के ऊपर जवाब दिया, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस के ऊपर हमने जवाब दिया। तो आपने देखा कि यहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं हुई है, ए और बी टाइप के प्रोटॉन दोनों के दोनों आपके सिंगलेट ही दे रहे हैं, जबकि यहाँ पे सिंगलेट नहीं है, यहाँ पे फर्दर स्प्लिटिंग हो चुकी है। और स्प्लिटिंग कैसे हुई, क्यों हुई, वो हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन कि विच मेंबर ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमर विल गिव द सिंगलेट, सिर्फ एक ही पीक देगा। आप इसमें देखें, देखो इसके अंदर जो केमिकल जो इन्वायरमेंट है ए केस के अंदर, ये भी ए टाइप के प्रोटॉन है आपके, सारे ही एक जैसे ही होंगे यहाँ पे, ये सिंगलेट देंगे। इसमें 2 टाइप के प्रोटॉन है दूसरे के अंदर, ये CH2 वाले अलग हैं, CH वाले अलग हैं। तो हमारा आंसर क्या हुआ इसमें, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट में देखें, इसके अंदर क्या होगा, हमारे ये पैरा पोजीशन के ऊपर Cl है, तो जिसकी वजह से बेंजीन के जो सारे के सारे प्रोटॉन है सभी एक जैसे होंगे ए, तो ये हमारा आंसर होगा। इसके अंदर सारे एक जैसे नहीं होंगे। इन Cl के रिस्पेक्ट में ये जो 2 ऑर्थो के ऊपर प्रेजेंट है, अगले 2 कैसे हैं, इसके दोनों के रिस्पेक्ट में ऑर्थो के बाद मेटा आती है, मेटा है, तो इट मींस इन्वायरमेंट एक जैसा नहीं है। यहाँ पे क्या था, इस Cl के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या थी, ये मेटा। यहाँ पे ये एक Cl के रिस्पेक्ट में ऑर्थो है, तो दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, मेटा। तो मींस केमिकली इन्वायरमेंट एक जैसा हो गया था। तो हमारा राइट आंसर ये हो गया, ये एक ही सिग्नल देगा। नेक्स्ट इसके अंदर ये आपका साइक्लोब्यूटेन है, तो साफ साफ दिख रहा है ये एक ही सिग्नल देगा। ये हम पीछे अभी सीख ही चुके थे आपके, ये 2-मिथाइल प्रोपीन था, इसके अंदर ये एक जैसे सिग्नल नहीं आएंगे, 2 सिग्नल आएंगे, HHA और CH3 की वजह से B सिग्नल आ गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ये साइक्लोब्यूटेन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आप प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिस के ऊपर। तो आप देखें, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है कि वो कार्बन जिसके ऊपर OH है उसके ऊपर अगर एक ही CH3 अटैच हो तो आपकी प्राइमरी अल्कोहल हो गया। तो देखो हमें सिर्फ डिफरेंशिएट कर पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द सिग्नल ऑफ द OH।
अगर हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो उसमें मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक होते हैं, या हमारे मॉइस्टनेस नहीं है, एनहाइड्रस है, हम बातें ये तभी डिफरेंशिएट कर पाते हैं, हम आपको बता दें, जब हमारे पास एनहाइड्रस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बोलो? एनहाइड्रस। नहीं तो एक प्रोसेस आती है उसे केमिकल एक्सचेंज कहते हैं, नहीं तो वो प्रोसेस चल जाएगी और OH जो वाले प्रोटॉन है हमेशा फिर सिंगलेट ही देंगे। तो इन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल हमारे एनहाइड्रस स्टेट के अंदर होने चाहिए। एनहाइड्रस स्टेट के अंदर होंगे तो क्या होगा? उस वक्त केमिकल एक्सचेंज प्रोसेस नहीं होगी। अब जो O के ऊपर जो H लगा हुआ है, इसके इसके पड़ोसी जो नेबरिंग कार्बन उसके ऊपर कितने H हैं? देखो 2 हैं। तो 2+1, तो OH वाला जो प्रोटॉन है ये स्प्लिट होके ट्रिपलेट में स्प्लिट हो जाएगा, ये सिग्नल ट्रिपलेट देगा। तो the OH proton in primary alcohol on splitting gives the triplet due to the presence of 2 neighboring H atom। लेकिन ध्यान रखें अल्कोहल एनहाइड्रस होना चाहिए, मोइस्टनेस ना हो, नहीं तो केमिकल एक्सचेंज प्रोसेस चलेगी और जिसकी वजह से OH का सिग्नल जो आएगा, OH वाले प्रोटॉन का सिग्नल जो ट्रिपलेट है वो ट्रिपलेट नहीं आएगा, वो सिंगलेट ही आ जाएगा, फिर हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। अब सेकेंडरी अल्कोहल में देखें, ये भी एनहाइड्रस होना चाहिए, तो वो O जिसके ऊपर H है उसके नेबरिंग कार्बन एटम के ऊपर अब एक ही H है, तो N+1 का रूल चला, तो डबलेट के अंदर आपके स्प्लिट हो गया। टर्शरी अल्कोहल के अंदर देखें तो O के ऊपर जो H इसका नेबरिंग कार्बन एटम के ऊपर कोई भी H नहीं है, तो N+1 0+1 यानी सिंगलेट ही रह गया। तो इस टाइप से हम इनको डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि ये इनकी डिग्री ऑफ मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी। OH वाला जो प्रोटॉन है उसकी डिग्री ऑफ मल्टीप्लिसिटी क्या है, वो फर्दर किस में टूट गया? तो प्राइमरी अल्कोहल के अंदर OH वाला जो प्रोटॉन है वो ट्रिपलेट में टूटेगा, अगर वो एनहाइड्रस फॉर्म में है तो सेकेंडरी वाला डबलेट में, टर्शरी वाला सिंगलेट के अंदर। अगर हमने ये मॉइस्टनेस की फॉर्म में ले लिया तो चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शरी हो, सभी के OH सिंगलेट ही देंगे। अगर हमने मॉइस्टनेस डाल दी तो, थोड़ा एसिड डाल दिया तो भी, क्योंकि फास्ट केमिकल एक्सचेंज प्रोसेस चलेगी। हम पैराजेलिन और मेसिटिलीन के बीच कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हमने लिया पैराजेलिन, पैराजेलिन के अंदर क्या होगा? आपके जो प्रोटॉन है वो 2 टाइप के हो गए, मेस्टिलीन के अंदर भी प्रोटॉन 2 ही टाइप के हो गए, एक तो बेंजीन वाले सारे प्रोटॉन एक जैसे जिनको बी के नाम से रखा, CH3 वाले एक जैसे, क्योंकि सभी का केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसा, सभी इक्वी डिस्टेंट है एक दूसरे से, तो दोनों के अंदर सिग्नल 2 ही मिले। तो फिर डिफरेंशिएट कैसे करें, क्वेश्चन ये है। तो चाहे पैराजाइलिन हुआ, उसके अंदर 2 ही टाइप के प्रोटॉन है, प्रोटॉन ए, प्रोटॉन बी। ऐसे ही मेसिटिलीन के अंदर भी आपके CH3 ग्रुप भले ही 3 है लेकिन सिग्नल 2 ही आए, प्रोटॉन ए, प्रोटॉन बी। तो डिफरेंशिएट कैसे करें? डिफरेंशिएट करेंगे जो पीक आएंगे उनकी इंटेंसिटी के बेसिस के ऊपर। तो आप ये देखें ए टाइप के प्रोटॉन कितने हैं, ए टाइप के प्रोटॉनों को आप गिने, यहाँ पे 3 और 3 6 हैं। बी टाइप के प्रोटॉन गिने कितने हैं, वो हर बेंजीन रिंग के कार्बन के ऊपर एक एक, तो वो 4 हैं। यहाँ पे CH3 वाले प्रोटॉन गिने कितने हैं, वो 3 3 6 और 3 9 है। बेंजीन रिंग वाले प्रोटॉन गिने वो 1 2 एंड 3 है। तो रेशियो देखी जाएगी प्रोटॉन की क्या है। तो प्रोटॉन की रेशियो बोलो कितनी है पैराजेलिन में? 6:4 मींस 3:2। जो इंटेंसिटी आएगी पीक की वो 3:2 रेशियो में होगी। और मेस्टिलीन में जो इंटेंसिटी होगी पीक की वो, क्योंकि 9 प्रोटॉन CH3 वाले हैं और 3 प्रोटॉन आपके बेंजीन वाले थे, तो 3:1 रेशियो में इनका सिग्नल आएगा। तो ये हमने डिफरेंशिएट किया। थैंक यू।